हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज है 2 जून 2023। 1 जून और 2 जून 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, सबको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही साथ उस करंट अफेयर के साथ स्टैटिक बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी देखने को मिलेगा। तो इतना सारा चीज़ आपको एक क्लास में मिलता है। पीडीएफ आपको @लर्नर्स कराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जरूर जुड़िएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद पीडीएफ हो, वहीं पे मिल जाता है आपको। उसके बाद आपको वन लाइनर झारखंड जी के, वन लाइनर करंट अफेयर, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको देना पड़ रहा है। ओके, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और झारखंड जीके का भी मेरा सीरीज है, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स गियर अप और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये देखिए यूनिक जो है आपको करंट अफेयर है। हाल ही में झारखंड का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? सबसे बड़ा है। अगर किसी क्वेश्चन के पहले सबसे वर्ड लग जाता है तो समझ जाइएगा कि वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा पुल जो है किस नदी बनाया गया है? ऑप्शन है म्यूराक्षी, स्वर्णरेखा, दामोदर या फिर अजय। आंसर इसका ए है, म्यूराक्षी नदी पर बनाया गया है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा नदी पुल जो है म्यूराक्षी नदी पर बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? ए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये दुमका में बनाया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। पुल की लंबाई देखिए 2340 मीटर होने वाला है, और अगर किलोमीटर पूछेगा तो 2.34 किलोमीटर होगा। 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल आप लोग कर सकते हैं, मैथ तो आता होगा। उसका चौड़ाई इसका देखिएगा तो 52 स्पेन रहने वाला है, हाथ से अगर नापा जाए तो। बाकी किसके बीच है? ए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह पुल किसके किसके बीच बना हुआ है। तो कुर्मा ध्यान दीजिएगा, सदर प्रखंड है, गुमला में ही है। सदर प्रखंड के कुर्माबाद को मसलिया प्रखंड के जो है मकरमपुर को जोड़ेगा, यानी कि कुर्माबाद को मकरमपुर से जोड़ेगा, यानी कि के को एम से जोड़ेगा। इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको न्यूज में आप लोग देखिएगा तो कहा जा रहा था कि पहले जो है बहुत ज़्यादा जो है घूमकर लोगों को जाना पड़ता था। पुल नहीं होता है किसी नदी पर, तो अगर बाढ़ आ जाता है या किसी और भी कारणवश लोगों को बहुत ज़्यादा घूमकर जाना पड़ता है, तो इससे अब दूरी जो है 15 किलोमीटर घट जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर लोगों को अब ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। इस निर्माण जो हुआ है पुल का, उसमें लागत आया है 198.11 करोड़। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन याद रखेगा। अब देखिएगा एक्स्ट्रा डोज में स्टेटिक बैकग्राउंड में देता हूं। म्यूराक्षी नदी का उद्गम कहां पे है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से यह निकलती है नदी, तो ध्यान रखिएगा म्यूराक्षी नदी। इसका अन्य नाम मोर नदी है, ध्यान रखिएगा, अन्य नाम मोर नदी है। मोर नदी इसको कब कहा जाता है? ध्यान सुनिएगा, जब भुरभुरी के साथ यह नदी मिलती है, जब म्यूराक्षी नदी भुरभुरी के साथ मिलती है तब इसको मोर नदी कहते हैं। ब्रैकेट में क्या डाला हुआ है, मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो रिवीजन का टाइम आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है जी, ठीक है, कि क्या बोला गया था, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा बात है, इसको मोतीहारी नदी भी कहा जाता है, म्यूराक्षी नदी को, इसके ऊपरी प्रवाह के दौरान, ठीक है, तो ध्यान, ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में कहा जाता है। बाकी देख लीजिएगा, म्यूराक्षी का अर्थ होता है मोर की आंखें। अक्षी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, अक्षी तत्सम तत्व सब, तो अक्षी मतलब आंख होता है, तो म्यूराक्षी का मतलब होता है मोर की आंखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यह गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, लेकिन जेएसएससी में जो एग्जाम हुआ था उसको इसको बोला था कि यह जो है गंगा की सहायक नदी है। ओके ना, एक क्वेश्चन आपको स्टेट में डिस्कस किया था कि कौन जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, कल ही तो डिस्कस किया था, तो आंसर था स्वर्णरेखा। उसमें एक ऑप्शन म्यूराक्षी भी था, आप लोग याद कीजिए, ओके ना। और यह सहायक नदी किसकी है? ध्यान रखिएगा, तो ये तो हो गया आपका कि यह जो है हुगली की सहायक नदी है, गंगा भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। और ये जो नदी है म्यूराक्षी, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ब्राह्मणी नदी है, कोपई है, द्वारका है, टिपरा है, पूसरो है, भ्रामरी है, दौना है, धोवाई है, ये सब कुछ जो है इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस नदी पर मसांजो डैम भी बनाया गया है, जिसको कनाडा डैम के नाम से जानते हैं म्यूराक्षी नदी पर, और यह दुमका में है, याद रखिएगा लोकेशन, इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है किस डैम को कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी नदी है? तो म्यूराक्षी नदी है। हिजला मिजला कहाँ पे लगता है? तो दुमका में लगता है। किस नदी के तट पर लगता है? तो म्यूराक्षी नदी के तट पर लगता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो नदी है सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। हुगली तो नाम से पता चल गया होगा, कॉमन सेंस के बेसिस पे, ये मैं डिस्कस भी नहीं करूं तो आपका दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए था। अगर इसको नहीं भी लिखा रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि म्यूराक्षी नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है, तो हुगली वर्ड देखे समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल में है, तो आपको दिमाग में हिट कर जाना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप लोग याद रखिएगा। तो इतना सारा आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, बाकी इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दिया। स्वर्णरेखा नदी अपने कोर्स के दौरान किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। 474
जो है किलोमीटर इसका लेंथ है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसको याद रखिएगा, ओके ना। और सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कि देखिएगा तो देव नद भी कहा जाता है। और अजय रिवर तो आपको पता होगा मुंगेर से निकलते हैं ना, और इस पर एक मोतीझरा वाटरफॉल भी बनता है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। अजय रिवर के किनारे रोहिणी गांव है, जहां से 12 जून 1857 को आज़ादी की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। देख लीजिएगा, यही सर आपका जो है यहाँ पे यह पुल है, जो कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ओके ना। तो यह पुल है, दुमका में बनाया गया है म्यूराक्षी नदी पर। झारखंड में सभी योजनाओं की सतत निगरानी के लिए किस ऐप और पोर्टल, मतलब निगरानी जो है किस ऐप या पोर्टल के जरिए किया जाता है? समाधान ऐप है, जोहार परियोजना पोर्टल है, उसका सक्षम पोर्टल है, फिर जोहार खिलाड़ी पोर्टल है। तो जोहार खिलाड़ी पोर्टल तो आप लोग काट सकते हैं, सभी योजना को खिलाड़ी से क्या मतलब है? खिलाड़ी अगर पोर्टल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का जो है डेटा इकट्ठा किया जाएगा या उन लोगों का निगरानी किया जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ना जोहार परियोजना पोर्टल। इसी के जरिए जो है झारखंड में जितना भी योजना है उस पर निगरानी रखा जाता है। तो आप लोग जो है कोई डिपार्टमेंट में हैं और कोई काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, आपको अपडेट करना होता है। देखिए ऐप इस तरह का है, तो जोहार परियोजना पोर्टल आप लोग देखिएगा तो इस तरह से है। साइन इन टू योर अकाउंट होता है, आप लोग किस परियोजना से जुड़े हुए हैं, और आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, खोलना होगा, और जो भी योजना में आप लोग काम कर रहे हैं उसको अपडेट करना होगा। आप लोग अपडेट उसको नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि काम आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, ओके ना। तो इस तरह से जो है निगरानी किया जाता है। तो देखिएगा तो जोहार परियोजना जो पोर्टल है उसको 29 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। 29 दिसंबर 2022 कुछ समझ रहे हैं? 2019 में यह गवर्नमेंट आई थी, 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था। इसको जोहार परियोजना पोर्टल को भी और जोहार खिलाड़ी पोर्टल दोनों को, इस पोर्टल के माध्यम से बता दिया कि जो है सभी सरकारी योजनाओं पर निगरानी किया जाता है। एक जो है जोहार खिलाड़ी पोर्टल भी है, इसी के साथ लॉन्च किया गया था। यह खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को का डेटा जो है संग्रहित किया जाता है। इसमें खिलाड़ियों का डेटा हो, ओके ना, और यह बोल सकते हैं कि जो जमीनी स्तर पर जो खिलाड़ी हैं और खेल से जुड़े सभी जो लोग हैं उनसे रिलेटेड डेटा जो यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। और मतलब यहाँ पे जो है पर्पस इसका होगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो कर दूंगा पीडीएफ में सही। खेल संस्कृति को जो है बढ़ावा देना, ठीक है, या उसका विकास करना बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है समाधान पोर्टल ना। समाधान पोर्टल जो है झारखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड पुलिस अभी पता है ना, डीजीपी कौन है? अजय कुमार सिंह। नीरज सिन्हा बदल चुके हैं ना, करंट अफेयर में देख लीजिएगा। बाकी सक्षम ये ऐप है, देख लीजिएगा। ग्रामीण विकास जो है विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, यही होता है ग्रामीण विकास, सॉरी रूरल वर्क डिपार्टमेंट होगा, पीडब्ल्यूडी होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो झारखंड के प्रवासी मजदूर का डेटा जो है इकट्ठा किया जाना, इसका पर्पस था सक्षम ऐप का। और प्रज्ञा में आप देख लीजिएगा, लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 2020 को ना लॉकडाउन के दौरान ई पास के लिए आपको पता होगा कि अगर कोई आवश्यक सेवा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाना होता था, तो उसके लिए ई पास बनाना होता था। तो इस ऐप के जरिए आप लोग ई पास ले सकते थे। आंसर इसका भी हो जाएगा जोहार परियोजना पोर्टल, इसको देख लीजिएगा, ओके। इस तरह कुछ पोर्टल है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको शॉर्ट में आप लोग JSPCB बोल सकते हैं, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका गठन कब किया गया था? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? आंसर इसका भी है 2001 में इसको गठन किया गया था। आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 9 सितंबर 2001 को इसको गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसका गठन जो है वाटर जो एक्ट था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, उसका धारा 4 के तहत गठन किया गया था। तो JSPCB का गठन सेक्शन 4 के तहत किया गया था। किसका? वाटर एक्ट, जो कि है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। लेकिन ये काम जो करता है ना, वह करता है आपका वाटर एक्ट है और एयर एक्ट है, ध्यान रखिएगा। वाटर एक्ट और एयर एक्ट है। वाटर एक्ट है 1974 का और एयर एक्ट है 1981 का। तो उसका सेक्शन 17 के तहत, दोनों का सेक्शन 17 के तहत यह कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूट तो आप लोग कर दिए थे, लेकिन इसका कार्य जो प्रारंभ हुआ था वह 2001 से शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर HEC कॉम्प्लेक्स में, HEC पता होगा आपको, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपको हटिया रांची में है, आपको पता होना चाहिए HEC। और इसको 1958 में फॉर्म किया गया था, आपको पता होगा, चेकोस्लोवाकिया की मदद से, ओके ना। चलिए, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। JSPCB अभी देख लीजिएगा, इसके चेयरमैन अभी शशि शंकर सामंत है ना, याद रखिएगा। इसका कुछ रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर तो यहाँ पे हो गया। कुछ क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? धनबाद में है, जमशेदपुर में है, हजारीबाग में और देवघर में है, ये सब ध्यान रखिएगा। न्यूज में इसीलिए आ गया था कंट्रोल बोर्ड कि हजारीबाग पे देखिएगा कि बड़का गांव में NTPC के त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के पकरी बरवाडी कोल परियोजना में अवैध खनन का मामला सामने आया था।
तो उसमें जो एनजीटी है, एनजीटी आ गया पिक्चर में, ऐसा तरह से कुछ भी आप लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एनजीटी तुरंत पिक्चर में आ जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल जो है 21 के तहत इसको फॉर्म किया जाता है, आपको पता होगा। ओके ना, 2010 में इसको फॉर्म किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश था जो कि न्यूजीलैंड को फॉर्म किया था। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। तो इस तरह के न्यूज में आया था, तो इस पर रिपोर्ट अब आएगा तो देखिए क्या आता है। अगर कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा तो इसको फिर से डिस्कस करना होगा। ओके ना, ये एनटीपीसी का था, नेशनल आपको थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके ना, हाल ही में झारखंड में महिला उद्यमी की प्रथम इकाई किस जिले में स्थापित किया गया? महिला उद्यमी का जो है से इकाई स्थापित किया गया है, पहला वो है रांची ना, तो रांची में इसका स्थापित किया गया। आइए कुछ देख लेते हैं। झारखंड में जो महिला उद्यमी की स्थापना किया गया वह झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिएगा, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती के द्वारा जो है शुरू किया गया था। यानी कि यह एक संयुक्त कार्यक्रम है, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती के द्वारा। उद्घाटन इसका सीपी राधाकृष्णन किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब स्थापना हो जाएगा तो झारखंड के अलग अलग जिलों में भी इसका यूनिट लगाया जाएगा। यहाँ पे नाम में यह महिला उद्यमी, यानी कि महिलाओं की जो उद्यम है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पस रहेगा। तो इसको याद रखिएगा, रांची में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन कौन इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस जिले में एक गैस स्टेशन बनाया जाएगा? रांची, पलामू, सरायकेला खरसावां या फिर दुमका? आंसर इसका सी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां में आपको पता है चांडिल विद्युत परियोजना जो है वो भी आपको सरायकेला खरसावां जिले में भी है। स्टैटिक में क्वेश्चन याद रखिएगा। तो सरायकेला खरसावां के चांडिल स्थान पे ही जो है से एक गैस स्टेशन बनाया जाएगा। देख लीजिएगा, झारखंड का कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, देख लीजिएगा। तो ये झारखंड कैबिनेट का जो मीटिंग होता है उसको हेड जो है से चीफ मिनिस्टर ही करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो अभी 39 प्रस्ताव को जो है मंजूरी दिया गया था। इसमें देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर प्रस्ताव है तो न्यूज में आएगा तो उसको पुनः डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी आ रहा है न्यूज में, चांडिल गैस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और गिरिडीह में बनेगा 100 बेड वाला एक अस्पताल। तो दो तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो इसको याद रखिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं। तो यह जो गैस स्टेशन चांडिल है वह सरायकेला खरसावां में बनेगा, वहाँ पे मानिकुई स्थान पर बनने वाला है। सरकार द्वारा गेल इंडिया को यह लीज पर दिया गया, ध्यान रखिएगा। गेल कौन है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वही इसका निर्माण करेगा। 30 वर्ष के लिए जो है इसको लीज पर दिया गया है और 28 एकड़ जमीन है इसको प्रदान किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके ना, तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे हो गया। बाकी गिरिडीह में देखिएगा तो इस पे बगोदर सरिया में एक अनुमंडल न्यायालय बनाया जाएगा। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। गिरिडीह में क्या बनेगा? बगोदर सरिया में एक अनुमंडल न्यायालय बनेगा, यानी कि अनुमंडल स्तर पर एक जो है से आपका कोर्ट बनने वाला है। ओके, गिरिडीह में 100 बेड वाला एक अस्पताल बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासनिक भवन जो है से आपका नगड़ी यानी कि मौजा मुड़मा में बनने वाला है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। आप लोग झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो डायरेक्ट पूछ देता है कि गिरिडीह में जैसे कितने ब्लॉक हैं। तो गिरिडीह में टोटल अभी 13 ब्लॉक है ना, इसको याद रखिएगा। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है ना, गिरिडीह। इसको 1972 में फॉर्म किया गया था, इतना याद रख लीजिएगा कुछ। ओके, और गिरिडीह में तो आपको पता होगा जैन धर्म का टेम्पल भी है आपको, पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से रिलेटेड है। और जैन श्वेतांबर होता है ना, आपको पीतांबर और श्वेतांबर आप लोग सुने होंगे जैन धर्म में, तो वहाँ पर श्वेतांबरियों का यह स्थान है जैन धर्म का ना, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो चुका है। टोटल 39 प्रस्ताव को मंजूरी अभी दिया गया था। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो न्यूज में आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, फॉर द टाइमिंग इतना याद रखिएगा। ब्लॉक 13 है गिरिडीह में, स्टेब्लिश किया गया था गिरिडीह जिला को 1972 में। झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली राजमार्ग NH-33 को अब किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको लास्ट करंट अफेयर क्लास में डिस्कस किया था कि इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज वह दिन आ चुका है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसको अपने NH-33 को NH-22 के नाम से जाना जाएगा। ओके ना, इसको देख लीजिएगा, NH-22 के नाम से जाना जाएगा। NH-33 को झारखंड का लाइफलाइन कहते हैं। ओके ना, तो यही आपको NH-33 है, देख लीजिए इसको। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट अब इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे देख लीजिएगा, ये लाइफलाइन ऑफ झारखंड है। NH2 इसको GT रोड आप लोग बोलते हैं ना, NH2 को GT रोड कहा जाता है। इसका अब नया नाम NH-19 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, NH2 है उसका नाम अब NH-19 हो जाएगा। और यह किसको कनेक्ट करता है? तो ये चौपारण है, चंपारण नहीं है, चौपारण है झारखंड, उसको चिरकुंडा या पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा NH-19 है। उसके बाद NH-33 देख लीजिएगा, झारखंड के सबसे बड़ा यह
राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इसका लेंथ पता होना चाहिए, 333 किलोमीटर है। तो 333 याद रख लीजिएगा, इसमें 333 है, इसमें 333। लेकिन नया नाम इसका जो है से NH-22 कर दिया गया है। ये चीज़ रखिएगा, रांची, जमशेदपुर, बरहगोड़ा और डोभी जो है से यह है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हो गया है, आगे क्लास में आपको इसको सही कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा तो रांची, जमशेदपुर, बरहगोड़ा तक ही यह होगा NH-33, और डोभी बिहार है, एक डोभी बिहार से चतरा बालूमाथ टणवा तक NH-99 आता है ना, ध्यान रखिएगा। डोभी है बिहार, चतरा बालूमाथ टणवा, ये है आपका 99, ठीक है, NH-99, जिसको अब NH-22 ही कहा जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं यहाँ पे ये मिस हो गया है, तो इसको ये इस वाला पार्ट भी समझिएगा कि डोभी बिहार, चतरा बालूमाथ टणवा NH-99 को कहा जाएगा। NH-99 था, अब इसको NH-22 कहा जाएगा। बाकी NH-100 जो है NH-500, इसका नाम NH-522 कर दिया गया है। ये चतरा, हजारीबाग, बिशुनपुर जो है से बगोदर तक होगा, ठीक है ना, NH-100। ये क्वेश्चन JSSC में आया था कि चतरा में कौन कौन सा जो है राजमार्ग है, तो NH-99 और 100 आप लोग देखे थे। अब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आंसर आपको लगाना होगा NH-22 और NH-522। देखिए ये सब किसको कनेक्ट करता है ना, आप लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन नया नाम क्या है ये आप लोग कम से कम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते। तो झारखंड कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, तो वो जो है आपको 8 खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया था और 8 जो है कोई ना कोई मेडल जीते थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा तो इसमें इसका आंसर तो 8 हो गया और 8 ही खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। आइए कुछ देख लेते हैं। ये आपको पर्सन यहाँ पे 3 जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ 2022 में झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम था निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। ओके, तो याद रखिएगा 3 पर्सन थे और ये जैसे महिला टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर यह कांस्य पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा। 3 प्लेयर झारखंड से थे, तीनों प्लेयर को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि संगीता कुमारी का संबंध किससे है। निकी प्रधान और सलीमा टेटे तो आपको याद होगा, कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। संगीता कुमारी को भी याद रखिएगा। बाकी 3 प्लेयर तो यहाँ से हो गए। 5 प्लेयर जो थे वो लॉन बॉल टेनिस में थे ना, लॉन बॉल टेनिस में उसमें भी 2 ग्रुप था, एक महिला का एक पुरुष था। तो महिला में 2 जो है प्लेयर थे जिनका नाम था रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। और इसमें देखिएगा तो स्वर्ण पदक जीता गया था साउथ अफ्रीका को हराकर, ये चीज़ याद रखिएगा। और पुरुष के 3 प्लेयर थे जो कि सुनील बहादुर थे, चंदन कुमार सिंह थे और दिनेश कुमार, और इन लोग के द्वारा रजत पदक जीता गया था। ओके, इसको देख लीजिएगा। तो सारा चीज़ तो हो चुका है। टोटल 8 प्लेयर और 8 के 8 कोई मेडल जीत लिए हैं। अगर नेशनल करंट अफेयर देखिएगा तो इसमें ये बनेगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था उसमें जो है झारखंड का भारत का स्थान कितना रहा था, तो 4था रैंक हम लोग पर फिनिश किए थे। जैसे यहाँ पे संख्या ज़्यादा पूछा जाएगा गोल्ड का, तो गोल्ड हम लोग का 22 था, सिल्वर था आपका 16 और 23 था आपका ब्रोंज। टोटल 61 मेडल जीता गया था। तो गोल्ड की संख्या और जो है टोटल संख्या आपको कम से कम पता होना चाहिए। टोटल संख्या और गोल्ड की संख्या इतना आपको याद होना चाहिए। तो 22 और यहाँ पे 61। स्थान कौन सा था? चौथा। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड 8 मेडल जीता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और देखिए यहाँ से कुछ रिलेटेड न्यूज है स्पोर्ट्स से, झारखंड से। तो झारखंड ने इतिहास रचा था कि ओलंपिक के लिए 2 महिला हॉकी खिलाड़ी जो है चुनी गई थी, जो कि है आपको देख लीजिएगा निकी प्रधान और सलीमा टेटे। निकी प्रधान है, सलीमा टेटे हैं। ओके, तो 2 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ली थी। ओके ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, लेकिन अब 2020 में नहीं हुआ था, 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस, यहाँ पे दूध हो गया है, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस। बाकी ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1 जून को मनाते हैं, 2001 से आप लोग मना रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। बाकी देखिएगा 2023 का थीम काफ़ी बड़ा है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा है तो मुझे नहीं लगता है कितना बड़ा पूछा जाएगा। तो थीम थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जा सकता है कि जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, इसे याद रख लीजिएगा। बाकी दूध से रिलेटेड एक और जानकारी है कि भारत जो है दूध का अग्रणी उत्पादक है पूरा वर्ल्ड में, और 1998 से हम लोग जो है टॉप नंबर पे बने हुए हैं। ओके ना, जिस तरह से इंदौर बना हुआ है ना स्वच्छ सिटी, ठीक ना, क्लीन सिटी, तो उसी तरह से देख लीजिएगा भारत जो है 1998 से टॉप कर रहा है दूध के उत्पादन में। ओके, चलिए, और पूरा जो ग्लोबल देखिएगा जितना भी विश्व में दूध उत्पादन होता है
उसका 23% हिस्सेदारी ऐसे भारत का है। तो इतना सारा चीज़ देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ पे है, यानी कैटल, तो आप लोग दिमाग लगा कर देख लीजिएगा। अगर दूध सबसे ज़्यादा हो रहा है तो कैटल भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होगा। इतना सारा चीज़ देख लीजिएगा। ओके, तो आंसर इसका 1 जून है। थीम तो मुझे नहीं लगता है कितना पूछा जाएगा, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियन चैंपियन जीता? देखिए अभी करंट का न्यूज है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना। तो हम लोग पाकिस्तान को हराकर जो ऐसे जूनियर हॉकी टीम देखिएगा तो एशिया का एशियन खिताब हम लोग जीते थे, यानी कि जूनियर हॉकी टीम जो है से पाकिस्तान को हराकर एशियन चैंपियनशिप बन चुका है ना। देख लीजिएगा, 9 पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग पाकिस्तान को 2-1 से हराए थे ना, और ये हम लोग चौथी बार जो है से एशियन चैंपियनशिप बने हैं। उससे पहले भी हम लोग बन चुके हैं 2004 में, 2008 में और 2015 में। ओके, ये टीम जो था जूनियर हॉकी टीम भारत का, उसका जो है से कैप्टन थे उत्तम सिंह, याद रख लीजिएगा। और ये जो हुआ था वह सलाला ओमान में इवेंट हुआ था। वेन्यू मतलब प्लेस होता है, तो यहाँ वहाँ पे इवेंट हुआ था, पाकिस्तान को हराया 2-1 से और जीत लिए थे। चौथा बार ये हमारा खिताब है, ये सब ध्यान रखिएगा। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना स्पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, उसका मेजबानी जो है कौन करेगा 2023 में? 3 से 4 जुलाई को होने वाला इवेंट, तो ये भारत इसका मेजबानी कर रहा है इस वर्ष ना, इसको देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि संघाई का मेंबर है इंडिया, तो बिल्कुल मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है इसके मेंबर हैं, इसे ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अगर स्टैटिक आप लोग नॉर्मल पढ़ते हैं जीके, स्टैटिक जीके, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है, जितने भी संगठन हैं उसका आपको डिटेल में आपको स्टडी करना है। जैसे संघाई है, उसके बाद सार्क हो गया, उसके बाद आपको देखिएगा तो ब्रिक्स है, तो ये सब आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आसियान है, सब जो इंडिया किसका मेंबर है या किसका मेंबर नहीं है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको छांटने के लिए दिया जा सकता है 4 ऑप्शन में कि कौन इसका एक मेंबर नहीं है। तीसरे से टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आंसर तो इसका हो चुका है ए। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टू होस्ट एशियो समिट इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे होगा तो न्यू दिल्ली में, ये भी आपको पता चल गया है। बाकी देख लीजिएगा संघाई जो सहयोग संगठन है उसमें 8 मेंबर हैं। पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, ओके ना, बाद में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। पहले 5 ही मेंबर थे, बाद में जैसे बहुत सारे मेंबर ऐड हुए थे। तो चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यानी कि जितने भी तान है ना, ठीक ना, अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी आप लोग तान देख लीजिएगा तो वो इसमें पार्टिसिपेट हैं। बाकी चाइना इसका मेंबर है और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है आपका पड़ोसी, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये चीज़ देख लीजिएगा सारा चीज़, ठीक है। ये सब मेंबर आपका नहीं है, इसमें छांटने के लिए दिया जा सकता है। तो इतना सारा तो हो चुका है। बाकी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। 9 जून 2017 को अस्ताना में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से एससीओ का पूर्ण सदस्य की मान्यता मिला था, ठीक ना। और 2005 से जो है हम लोग ऑब्जर्वर, यहाँ पे पर्यवेक्षक लिखा हुआ है, यानी कि हमको ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त था, ठीक ना, भारत को, लेकिन पूर्व सदस्य का दर्जा 9 जून 2017 को मिला था। ओके, ध्यान रखिएगा। और 9 जून तो बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि भी है, तो भूलिएगा आप लोग नहीं। इसको रीड कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। 8 मेंबर का एक ग्रुप है। आंसर हो गया, डिटेल में डिस्कस कर दिया। एट द 11th आवर, अब चलते चलते आइए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखाते हैं। देखिए पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, अभिनेत्री थी, वह नरगिस दत्त थी ना, देख लीजिएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका जन्म हुआ था तो वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे, कब पूछ, ठीक ना, मतलब 1958 मिला था, याद रख लीजिएगा। कब जन्म हुआ था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाला हुआ भी नहीं है। 1958 में नरगिस पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री थी, याद रख लीजिएगा। बाकी वैशाख उत्सव देख लीजिएगा। वैशाख उत्सव की तैयारी किया जा रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बुद्ध भगवान का देखिएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब में बहुत ज़्यादा पूजा किया जाता है भगवान बुद्ध का ना। आप लोग भगवान बुद्ध के बारे में एक चीज़ पता है आपको, यहाँ पे इनका सर पे आप लोग देखते हैं तो इस सर पर ना कोई चीज़ मुकुट नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है। यहाँ पे 108 भूंगे हैं जो कि इनको धूप से, गर्मी से या वर्षा से बचाते थे तपस्या करने के दौरान। सोच सकते हैं ना कितना महान पर्सनालिटी थे। बाकी 2 जून पता होगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। 29वां राज्य बना था, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और इसको भारत का सबसे युवा राज्य भी कहा जाता है। तो 2 जून याद रखिएगा 2014, हाल में इसका जैसे एनिवर्सरी है। तो आगामी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए तेलंगाना। जिस समय जिले को बनाया गया था उस समय 10 जिले थे। आधार देखिएगा, आधार के में बहुत ज़्यादा काम किए थे नंदन नीलकनी ना। तो नंदन नीलकनी के बारे में थोड़ा सा याद देखिएगा। आधार जो होता है 12 डिजिट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहा था। यूपीआई पता होगा, यूपीआई, तो यूपीआई को विकसित करने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। 2006 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। अब कुछ वन लाइनर झारखंड करंट अफेयर्स देख लीजिए।
मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में महेंद्र सिंह धोनी का घुटनों का जो है सफल सर्जरी हुआ, ठीक ना। जैसे कि आप लोग पता होगा आईपीएल के दौरान काफी ज्यादा ये जूझ रहे थे घुटनों के दर्द से, इसी चलते परफॉर्मेंस इनका खराब रहा था। तो देख सकते हैं इनका सफल प्रत्यारोपण हो चुका है। थोड़ा बहुत आइडिया रखिए कहाँ पे हुआ था, कोकिलाबेन अस्पताल में, ये चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। झारखंड के मुख्य सचिव देख लीजिएगा सुखदेव सिंह है, न्यूज में आ रहे थे। रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है, 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसके निर्देशक रामेंद्र कुमार हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री बोलते हैं, कांके रांची में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, आपको पता होगा 17 मई 1918 से है ना काम कर रहा है। मंडा पर्व देखिए हाल में जो है अभी न्यूज में आ रहा था, तो मंडा पर्व जो है न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था, तो देख लीजिएगा स्टेटी में क्वेश्चन बन सकता है कि मंडा पर्व किस भगवान से है, तो भगवान शिव को यह समर्पित है। कबड्डी प्रीमियर लीग ना, यह थोड़ा पुराना न्यूज है, इसका आयोजन देवघर में जो है किया गया था, ठीक ना, अप्रैल 2023 में। बाकी G20 समिट का आयोजन 2 मार्च 2023 को रांची में संपन्न हुआ था, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। G20 समिट का आयोजन हुआ था। बाकी राज्य में देखिएगा झारखंड में 2 निजी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है मंजूरी मिला था झारखंड कैबिनेट के द्वारा। तो दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में है और सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में, घाटशिला आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। तो 2 विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिला है। बाकी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में देख लीजिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को, और इस वर्ष का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी कि हम लोग खाना चाहिए तंबाकू नहीं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष अभी ग्रेग बार्कले है ना, देख लीजिएगा, न्यूजीलैंड के जो है पूर्व खिलाड़ी हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के पर्सनालिटी हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है स्माइल एम्बेसडर अभी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। देख लीजिएगा, ब्रिक्स देशों का जो विदेश मंत्री का सम्मेलन होने वाला है वह साउथ अफ्रीका में होगा। जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इसमें पार्टिसिपेट करने जाने वाले हैं। दुनिया का पहला जो है 3D प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना में बनने वाला है, तो इंपोर्टेंट रहेगा। और टर्बी यूपीआई सेवा जो है राजो पे ने शुरू किया है, यह एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे समझते हैं, कोई भी आप लोग चीज पेमेंट करते होंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट पे करते होंगे, तो आपको पेमेंट करने के लिए गेटवे आता है जहां से आप लोग पेमेंट अपना डिटेल डाल के करते हैं, उसको पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो अभी जो है जो टर्बो यूपीआई सर्विस है वह राजो पे के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर रेलवे जोन देख लीजिएगा, उत्तर रेलवे जोन है अपने रेल इंजनों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखना शुरू कर दिया है, यानी कि जो शहीद हुए हैं क्रांतिकारी हैं उनके नाम पर जो है रेल इंजन का नाम रखा जाएगा। कौन सा रेलवे जोन है? उत्तर रेलवे जोन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा तो एक यहाँ पे सर्वे कराया गया था airlineRating.com के द्वारा, तो सबसे अच्छा एयरलाइन आपको जो है एयर न्यूजीलैंड है। तो इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो आज क्लास में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, PDF@learners education टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।